नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में, यानी एक मानसिक बीमारी के बारे में। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस पूरे वीडियो के दौरान मैं अपनी भाषा को सरल एवं सहज रखूँ ताकि सुनने वाले हर एक व्यक्ति को समझ में आए। पर हाँ, कहीं की इस बीमारी को समझाने के लिए मुझे बुक से कुछ टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा। कुछ बुक्स की कुछ टेक्निकल लाइन्स को रेफरेंस मानकर इस चीज़ को समझाना पड़ सकता है। तो मैं बात करता हूँ इस मानसिक बीमारी की या इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की, जिसका नाम है OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो जब हम इस बीमारी को लेकर के, दरअसल होता क्या है कि समाज में इतनी जागरूकता नहीं है, उससे ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं। तो लोग इसके लक्षणों को या सिम्टम्स को कायदे से समझ नहीं पाते हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इस बीमारी का नाम है। और ऑब्सेसिव से एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्सेशंस, और कंपल्सिव से एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं कंपल्सन्स। तो यही दोनों दरअसल इसके मुख्य लक्षण हैं, ऑब्सेशंस और कंपल्सन्स। अब ये क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए जो इसका मरीज होता है OCD का, उसके मन में कुछ विचार हमेशा आते हैं। वो विचार बड़े इरेलेवेंट होते हैं, यानी उनका असल जीवन से कुछ लेना देना नहीं होता है। वो बहुत इलॉजिकल होते हैं, उसमें कोई लॉजिक भी नहीं होता है। हालांकि बात मरीज को पता होती है, बट फिर भी ये विचार उसके मन में बार बार आते हैं। और जब ये विचार उसके मन में एक लिमिट से अधिक आने लगते हैं तो फिर उसके अंदर जनरेट करते हैं ये फियर और एंजाइटी को, यानी उसके मस्तिष्क के अंदर ये डर को जन्म देते हैं। और साथ ही साथ में न सिर्फ डर को जन्म देते हैं बल्कि चिंता का भी निर्माण करते हैं। अब ये व्यक्ति, अब चाहे ये चिंता और ये डर उस व्यक्ति के साथ हर काम में बनी रहेगी, चाहे अब वो कोई लेक्चर अटेंड कर रहा हो, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप डिस्कशन कर रहा हो, चाहे उनसे बातचीत कर रहा हो, ये चिंता और ये डर उसके मस्तिष्क में हमेशा बना रहेगा। और उसका ध्यान बाकी काम को छोड़ कर के उस फालतू की बात पे चिंता करने में लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये तो है ऑब्सेशंस। अब इस चिंता का और फिर इस डर का निवारण करने के लिए वो कुछ बिहेवियर्स को करता है जिसको हम बोलते हैं कंपल्सन्स। इसको हम समझते हैं। दरअसल जो सबसे ज़्यादा कॉमन ऑब्सेशंस देखा जाता है, इस बीमारी के कई सारे सिम्टम्स होते हैं। तो जो सबसे कॉमन फॉर्म उसकी देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि ऑब्सेशंस ऑफ कंटामिनेशन। इसमें दरअसल होता क्या है कि मान लीजिए मरीज अपना हाथ धुल करके आया, अब वो कोई काम करने लगा। वो हो सकता है अपने दोस्तों के साथ कुछ बातचीत कर रहा हो, कहीं टहल रहा हो, या फिर कोई लेक्चर अटेंड कर रहा हो। तो उसका दिमाग में ये बड़ा इरेलीवेंट थॉट आएगा, एक बड़ा इलॉजिकल थॉट आएगा कि उसका हाथ गंदा है। वास्तव में उसका हाथ गंदा नहीं होगा, बट उसके दिमाग में बार बार ये थॉट आएगा। अब ये थॉट जब बार बार आएगा तो ये उसके माइंड में फियर डेवलप करेगा, ये उसके माइंड में एंजाइटी डेवलप करेगा, चिंता को जन्म देगा, डर को जन्म देगा। अब इन दोनों चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वह व्यक्ति एक बिहेवियर शो करेगा जिसको हम कंपल्सन बोलते हैं। तो यहाँ वो क्या करेगा, वो हाथ धुलने जाएगा। तो हाथ धुलने जाना ये एक तरह का कंपल्सन है। ठीक है, और ये मन में इस प्रकार का ख्याल आना कि मेरे हाथ गंदे हैं, और उसके द्वारा मन में फियर और एंजाइटी का डेवलपमेंट होना, यह एक तरह का ऑब्सेशंस है। ठीक है, अब हम ऑब्सेशंस और कंपल्सन्स को समझ चुके हैं। अब हम जरा इसके पीछे की न्यूरोसाइंस को जानने की कोशिश करते हैं, यानी माइंड में एक्चुअल में होता क्या है। तो OCD एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। इसमें ब्रेन के कुछ पार्ट की डिसफंक्शनिंग देखी जाती है। तो जब मैं किताबों को पढ़ता हूँ, साइकेट्रियल बुक्स को पढ़ता हूँ OCD से रिलेटेड, तो मैं ये पाता हूँ कि किताबें तो इसकी जो एग्जैक्ट न्यूरोसाइंस है उसको मतलब उसके बारे में, उसके संदर्भ में ये लिखती हैं कि द एग्जैक्ट न्यूरोसाइंस बिहाइंड द OCD इज स्टिल नॉट नोन, आर नॉट फुल्ली नोन। बट फिर भी वो लिखती हैं कि जो ब्रेन का एक पार्ट होता है, जो मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जिसको हम ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं और बेसल गैंग्लिया कहते हैं, ये दोनों अफेक्टेड दिखते हैं। ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में जब इसके संदर्भ में ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स के संदर्भ में किताबें लिखती हैं कि ड्यू टू इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स इज एसोसिएटेड विद कंसर्न्स दैट स्पॉन्स द ऑब्सेसिव थॉट्स। जब ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटी का लेवल हाई होता है तो फिर ऑब्सेसिव थॉट्स इमर्ज होते हैं। फिर जो ये ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ये कम्युनिकेट्स करता है बेसल गैंग्लिया के साथ। और बेसल गैंग्लिया के होते हैं दो पाथवे, एक होता है एक्साइटेटरी डायरेक्ट पाथवे, दूसरा होता है इनहिबिटरी इनडायरेक्ट पाथवे। तो OCD के मरीजों में ये देखा जाता है कि जो एक्साइटेटरी डायरेक्ट पाथवे है वो एक्साइटेटरी ना होकर के ओवर एक्साइटेटरी हो जाता है, जिसकी वजह से ये ऑब्सेशंस और कंपल्सन्स जैसे लक्षण मरीज में देखे जाते हैं। तो ये तो इसके पीछे की न्यूरोसाइंस है। और साथ साथ में ये भी बताया जाता है कि इसमें एक केमिकल की कमी होती है जिसका नाम होता है सेरोटोनिन, क्योंकि इसके OCD के लक्षणों को से निजात पाने के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं वो दरअसल SSRI जैसी ड्रग्स होती हैं। वही ड्रग्स होती हैं जो माइंड में सेरोटोनिन के लेवल को बूस्ट करती हैं या बढ़ाती हैं। तो ऐसा देखा गया है कि सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाने वाली ड्रग्स इसके लक्षणों से निजात दिलाने में काफ़ी हद तक सहायक होती हैं। अब हम बात करते हैं कि OCD सिर्फ एक तरह की नहीं पाई जा सकती है कि ऑब्सेशंस ऑफ कॉन्टामिनेशन, यानी जिसमें व्यक्ति को ये लगता है कि उसका हाथ गंदा है या शरीर का कोई अंग गंदा है, तो सिर्फ इस प्रकार की नहीं पाई जाती हैं, बल्कि इस प्रकार की भी OCD समाज में देखी जाती हैं जिसमें मरीज़ के अंदर
एक तरह की डाउट जनरेट होता है। जैसे मान लीजिए महिलाओं में ये देखा गया है कि यदि वो गैस को बंद करती हैं या फिर मकान पे ताला लगाती हैं, और पुरुषों में यदि वो बाइक वगैरह लॉक करते हैं तो उनको, हालांकि उन्होंने लॉक करते हुए प्रॉपर ध्यान दिया था, गैस बंद करते हुए प्रॉपर ध्यान दिया था कि यार हमने बंद तो किया था, बट बंद करने के बाद भी उनके दिमाग में ये रहता है कि शायद सही से बंद हुआ था या नहीं हुआ था। और जब ये बीमारी बिल्कुल एक हाई लेवल पे होती है तो वो अपने द्वारा किए गए काम को दूसरों से चेक भी करवाते हैं, फैमिली मेम्बर से। तो फिर शुरुआत में होता क्या है कि फैमिली मेम्बर्स उनकी कही गई बातों को मानते भी हैं, बट बाद में उन्हें लगता है कि शायद ये मुझे परेशान कर रहा है। तो वास्तव में वो आपको परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो खुद अंदर से परेशान है। क्योंकि मैंने बताया था जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जैसी बीमारियों में, या फिर इस तरह की बीमारियों में, ओसीडी जैसी बीमारियों में, जिसमें माइंड में सेरोटोनिन का लेवल घट जाता है, तो फिर होता क्या है कि उस व्यक्ति के माइंड में बहुत ज़्यादा इम्पल्स जनरेट होती हैं। व्यक्ति को पता है कि जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ वो व्यर्थ है, लेकिन फिर भी इतनी हाई अमाउंट में इम्पल्स जनरेट होती हैं कि वो सोचने के लिए मजबूर होता है। इस तरह के पेशेंट्स में ये भी देखा जाता है, एक तरह का ऑब्सेशन ये भी बनता है कि जब व्यक्ति मान लीजिए मंदिर जा रहा है तो रास्ते में उसका दिमाग बिल्कुल काम रहेगा, शांत रहेगा, पर जब वो भगवान के सामने खड़ा होगा, जब वो अपने दोनों हाथ जोड़ेगा, तो उसके माइंड में कुछ एब्यूजिव वर्ड्स आते हैं, कुछ ऐसे अनयूजुअल थॉट्स आते हैं जिसकी उसे उम्मीद ही नहीं होती है, जबकि उसका मस्तिष्क पूजा में लगना चाहिए। तो उसका मस्तिष्क मंदिर में के सामने आते ही कुछ एब्यूजिव वर्ड्स आते हैं, कुछ फालतू की चीज़ें आती हैं। और साथ साथ में मान लीजिए इस प्रकार के मरीज़ जब छत पे टहल वगैरह रहे हैं तो इनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होती है, अचानक से कूद जाएँ या फिर कोई धारदार हथियार दिखा तो अचानक से मन में ऐसा भाव आता है कि किसी को मार दें। हालांकि वो इन सारे बिहेवियर्स के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, वो गिल्टी फील करते हैं, पर ये बीमारी का लक्षण है। ठीक है, तो हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए अब उस व्यक्ति ने मंदिर के सामने खड़े होकर के, भगवान के सामने खड़े होकर के उसके माइंड में कुछ फालतू विचार आएँ, तो वो इसके लिए गिल्टी फील करता है, भगवान से माफ़ी भी मांगता है, बट वो समझ नहीं पाता है कि एक्चुअल में इस बीमारी का लक्षण है। इसमें इतनी हाई इम्पल्स जनरेट होती हैं कि फालतू की चीज़ें व्यक्ति सोचता रहता है लगातार, हालांकि वो खुद भी नहीं सोचना चाहता है। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार के व्यक्तियों की जो काम करने की क्षमता है वो भी बहुत कम होती है, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तियों की खासियत ये होती है, ये अपने द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के काम से संतुष्ट नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए इस वजह से ये दिन में कम से कम सिर्फ एक आधी दो ही काम कर पाते हैं, क्योंकि इनका मानना ये होता है कि जो भी करो बिल्कुल परफेक्ट करो, एक सिमेट्री के साथ करो। तो ये बहुत कम काम करते हैं, और जो एक तो काम करते हैं वो भी बड़ी स्लो रफ्तार के साथ करते हैं, इनका डे का आउटपुट बहुत कम होता है। अब हम इसके साथ साथ बात करते हैं इसके कारण की, मतलब वो कौन कौन से रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से किसी के अंदर ओसीडी का डेवलपमेंट होता है। तो ठीक जीएडी की तरह इसके लिए भी दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। एक तो जेनेटिकल, यानी इस व्यक्ति के एंसेस्टर्स में या पूर्वजों में बहुत अधिक सोचने की क्षमता रही हो, या मतलब वो बहुत अधिक सोचने वाले रहे हों, या साथ साथ में वो सिजोफ्रेनिया या फिर जीएडी वगैरह के पेशेंट्स रहे हों, तो एक जेनेटिक प्रोबेबिलिटी भी बनती है उस व्यक्ति में आने की। और साथ साथ में मान लीजिए कि कुछ इन्वायरमेंटल चीज़ें, मान लीजिए उस व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी चीज़ घटित होती है जिसकी उसने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी, किसी खास व्यक्ति का मर जाना या फिर किसी से उसका बिछड़ाव हो जाना। तो ये चीज़ें दरअसल उस प्रकार के कैरेक्टर को ट्रिगर करती हैं एक्सप्रेस करने के लिए, जो कि ओसीडी के सिम्टम्स होते हैं। तो ये जेनेटिकल और साथ साथ में इन्वायरमेंटल, ये दोनों चीज़ें मिल करके उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में हेल्प करती हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि मैंने हर बार बताया है कि जो इस प्रकार की बीमारियां होती हैं साइकोलॉजिकल, उनको ट्रीटमेंट दो तरीके से किया जाता है। एक तो हो सकता है मेडिकेशन के जरिए, जिसमें डॉक्टर दवाओं का एक कोर्स चलाता है 1-2 साल का, और दूसरा ये हो सकता है कि एक हम समझ सकते हैं कि काउंसलिंग सेशंस या फिर थेरेपी सेशंस, जिसमें व्यक्ति मरीज़ के सोचने के तरीके को बदलना चाहता है। ओसीडी जैसे केसेस में ये देखा जाता है जिसमें व्यक्ति को ये लगता है कि उसका हाथ गंदा है, तो डॉक्टर जानबूझ करके उसके हाथ को गंदा करता है, और फिर उसके बाद उसको जो मैंने बताया था कि कंपल्सन जैसे बिहेवियर होते हैं उनसे रोकता है। मतलब हाथ गंदे हो गए, फिर उसके माइंड में फियर और एंजाइटी डेवलप हुई, उसका मन किया हाथ धुल जाएँ, तो फिर डॉक्टर उसको मना करता है कि हाथ नहीं धुलना है, यहीं बैठना है। कुछ टाइम बाद ये देखा गया है कि वो फियर और वो एंजाइटी घट जाती है। इस प्रकार के काउंसलिंग सेशंस होते हैं, थेरेपी सेशंस होते हैं। तो अब मैं इसके बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ कि दरअसल मेडिकेशन से भी इसका इलाज होता है, काउंसलिंग सेशन से भी इसका इलाज होता है, थेरेपी से भी इसका इलाज होता है। यदि आपको मेडिकेशन के जरिए करवाना है तो आप साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, और यदि आपको काउंसलिंग सेशन कराना है तो आप साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग सेशंस में एक्सपर्ट होते हैं और साइकियाट्रिस्ट मेडिकेशन में एक्सपर्ट होते हैं। पर बेहतर ये होगा यदि आप काउंसलिंग भी चलाएं, साथ साथ में मेडिकेशन भी चलाएं किसी एक डॉक्टर के यहाँ से,
तो फिर इसके लक्षणों से बहुत जल्दी निजात मिलती है। चूँकि इस बीमारी के लक्षण व्यक्ति के अंदर व्यक्ति समझ नहीं पाता इसके लक्षणों को, तो एक लंबा समय हो जाता है जब तक बीमारी उसके अंदर घर कर जाती है और एक भयावह रूप ले लेती है, तो जिसकी वजह से ट्रीटमेंट भी साल 2 साल जितना लंबा चलता है। लोग आमतौर पर घबराते हैं, पर लोगों को मतलब साइकेट्रिक विभाग में ऐसा लगता है कि शायद दवाओं का नशा चढ़ जाएगा, उनको जीवन भर खाना पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो फिर और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ऐसा कुछ होता नहीं है। तो दरअसल होता क्या है कि कुछ छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो इससे भी यदि आपके अंदर ये तो थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं, यदि ये भी आपके अंदर एक हाई अमाउंट में आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस हो रही है, तो आप डॉक्टर से जब आप कंप्लेन करेंगे तो फिर डॉक्टर क्या करेगा कि वो आपके डोज को एडजस्ट करेगा, डोज एडजस्टमेंट करेगा और साथ साथ में मेडिसिन की कंपनी चेंज कर देगा। तो जिसकी वजह से यदि ये सिम्टम्स, यदि ये साइड इफ़ेक्ट्स आपके अंदर एक बहुत हाई अमाउंट में आ रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ठीक है। और ये कुछ जानकारी रही ओसीडी के बारे में। ओसीडी में कई तरह के सिम्टम्स होते हैं। मैंने जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं, ऑब्सेशंस ऑफ कंटामिनेशन, इस प्रकार के, तो मैंने कुछ मोस्ट कॉमन को कवर किया है। एक 10 से 11 मिनट के लेक्चर में हर चीज़ को कवर कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, मैंने जो इसके मेन कॉजेज़ थे, फैक्टर्स थे और जो इसके सिम्टम्स थे, साथ साथ में इसका ट्रीटमेंट और इन चीज़ों को डिस्कस कर दिया है एक ब्रीफ मैनर में। आई होप ये वीडियो आपके लिए अंडरस्टेबल होगा। और यदि आप स्वयं को या किसी अन्य को इस प्रकार के लक्षणों से ग्रसित पाते हैं तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए और जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसको आप उसकी गाइडेंस पर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।